Welcome back in the next lecture of electric current. So far we have discussed about the electric current and its introduction. In previous lecture we have discussed that the continuous source of energy is required for the electric current to flow. And this continuous source can be provided by capacitor or battery. And if the energy flowing through the conductor that is mainly by charge carrier, then this flow have some characteristics, that is in the form of velocity and its effect. and ये वेलोसिटी कैसे आएगी इलेक्ट्रॉन के पास? तो आज के लेक्चर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन के पास जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देन लेट्स अस स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, हम लोग क्या लेते हैं? एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, एक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है, ठीक है ना? चलिए, इस मेटेलिक वायर के पास क्या होगा? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन. और हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेगा तो यही क्या फॉर्मेट करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा. बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें फ्लो करवाना है. तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि एनर्जी रिक्वायर्ड, बिना एनर्जी के ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट डेवलप नहीं करेगा. यानी हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी देना, यानी वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. अब ये एनर्जी कैसे दे सकते हैं? तो हमें एक स्टेप आता है क्या, कैसे करते हैं सर? हम इसको हीट एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी के कारण भी एक वेलोसिटी डेवलप करता है. उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल वेलोसिटी. मतलब किसी भी को बॉडी को अगर हम हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? उसके पास एक वेलोसिटी डेवलप करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल वेलोसिटी. क्या बोलेंगे उसको? थर्मल वेलोसिटी. चलिए, हमने क्या किया? एक वायर लिया, इस वायर से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया हम लोग, बस में कनेक्ट कर दिया हमने, और हमने क्या किया? यहां से इसको हीट देना शुरू कर दिया. अगर हम हीट देंगे तो हीट एनर्जी क्या होगा? ये ट्रांसफर होगा कहां पर? वायर में. वायर में ये एनर्जी कौन ऑब्जर्व करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर ये फ्री एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो हम जानते हैं जैसे एनर्जी से मिलेगा इलेक्ट्रॉन करेगा फ्लो करना शुरू करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा तो हम चेक करेंगे कि हमारा बल्ब चल रहा है नहीं, बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बात समझ रही है? तो जैसे ही हमने यहां पे हीट एनर्जी देना शुरू किया, हमने देखा क्या कि बल्ब वर्क नहीं कर रहा. इसका मतलब हमने जो एनर्जी दिया इससे कारण जो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आई, फिर भी ये करंट फ्लो नहीं करा सका. आखिर क्यों? तो हम फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे, मान लीजिए वेलोसिटी हीट देने से क्या वेलोसिटी डेवलप करता है? तो हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं 11th के चैप्टर में थर्मल वेलोसिटी के बारे में, कि जब भी हम हीट देते हैं वेलोसिटी डेवलप करता है. लेकिन क्या इस वेलोसिटी का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है? तो नहीं होता. कैसे समझ सकते हैं हम लोग? सिंपली घर पे मान लीजिए खाना बन रहा हो, टेस्टी भोजन बन रहा हो, जैसे ही उसको हीट किया था, जब वो उबलने लगता है, देखते हैं उसकी खुशबू हर जगह फैलने लगती है ना? क्या वो पार्टिकुलर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में जाता है? नहीं, वो चारों ओर मूव करता है. इसका मतलब जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, उस हीट के कारण अगर वेलोसिटी डेवलप करता है तो उस वेलोसिटी या कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, बल्कि वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है. बात समझ रही ना? अगर ये रैंडम मोशन में मोशन करेगा तो बात समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ गए इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर. यानी कि इस थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी डेवलप किया इलेक्ट्रॉन में, वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, बल्कि रैंडम डायरेक्शन में. क्या था? रैंडम डायरेक्शन में. और ये वेलोसिटी जो थर्मल डेवलप किया, ये रैंडम डायरेक्शन में हुआ. तो सोचिए कि रैंडम डायरेक्शन होने के कारण सभी वेलोसिटी एक दूसरे का कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी? जीरो. क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है? रैंडम डायरेक्शन में, और रैंडम डायरेक्शन के कारण कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी. और अगर नेट वेलोसिटी ही जीरो हो गया तो बताइए क्या एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाया? तो नहीं हो पाया. इसी एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, नेट वेलोसिटी जीरो होने के कारण हमारा बल्ब यहां वर्क नहीं करना. तो बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जरूरी क्या है? तो पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, और ये थर्मल वेलोसिटी नहीं कर पाया.
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें क्वेश्चन का ये पूछा जाता है क्या थर्मल वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर सकता है, तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? रैंडम, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और नेट रिजल्टेंट मूवमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, इसलिए नो करंट डेवलप। तो किसी भी बॉडी अगर हीट नहीं देंगे तो क्या डेवलप करेगा? थर्मल वेलोसिटी, पर ये किस डायरेक्शन में? रैंडम डायरेक्शन। कहां डेवलप करेगा? ये रैंडम डायरेक्शन डेवलप करेगा, और ये रैंडम डायरेक्शन में होगा तो दे कैंसिल आउट ईच अदर, दे कैंसिल आउट ईच अदर, और कैंसिल कर देंगे तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एंड नो करंट। तो सर्किट में कोई करंट डेवलप नहीं करेगा, यानी थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं करेगा। अब बात आती है तब कौन सी वेलोसिटी दे हमें कि इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करें? तो हमें यह पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को तभी हम करंट डेवलप कर पाते हैं जब इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, और इस चार्ज को पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर से हम जाएंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में अपने चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहां बताया गया है आपको, आप देख सकते हैं वहां पर कि चार्ज के फ्लो करने के लिए, यानी चार्ज को अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देना है तो उसके ऊपर लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि अगर दो चार्ज प्लस और प्लस रखा हुआ, क्या रखा हुआ? प्लस, तो ये हमेशा हमेशा क्या करता है? रिपेल ही करता है। अगर प्लस और माइनस रखा हुआ तो अट्रैक्ट करता है, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, यानी ये हमेशा अलोंग द लाइन फोर्स लगाता है। बात समझ में आ रही है ना? यानी किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उसके कारण जो मोशन होगा वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर सकता है। यानी हमारा मेन मोटिव अब क्या होगा कि थर्मल वेलोसिटी तो फेल कर गया, ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं कर सकता। और हम पढ़े भी हैं जब तक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक करंट डेवलप नहीं कर सकता है। तो थर्मल एनर्जी से तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं किया, तो अब हम करेंगे क्या? तो हमने अभी देखा कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने के चलते इसमें नेट मोशन हो सकता है, और यही मोशन है जो क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक करंट डेवलप। तो अब हम सीखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में कैसे हम चार्ज को मूव करवा सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया इस बार? फिर से एक मेटल लिया। इस मेटल में क्या मौजूद है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को मोशन देना है ना। चलिए, हमने थर्मल से देखा रैंडम मोशन, नेट करंट 0 हुआ। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करवाते हैं। चलिए, अगर गौर से समझिएगा, अगर हम यहां पर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज रख दें, क्या रख दें? इधर प्लस और इधर माइनस, तो क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? नहीं करेगा? करेगा, और वो होगा प्लस टू माइनस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस चार्ज रखा हुआ है तो ये हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में, ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में, ये चार्ज। क्यों? क्योंकि सभी का सभी चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और ये हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। अब इस केस में हमें ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ चुका है, और अगर ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा तो नेट मोशन कभी 0 नहीं हो सकता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या डेवलप करेगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। यानी अगर मोशन इलेक्ट्रॉन का अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तभी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही है ना? और इस मोशन के पास अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी। क्या होगी? वेलोसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है ना, यानी VT। तो बात समझ में आ रही है, थर्मल वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप करवाना आपको, तो आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू कैसे डेवलप करेगा? इस मेटल के क्रॉस, इस कंडक्टर के क्रॉस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे संभव है? कोई ना कोई सोर्स चाहिए ना जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके वहां पर। तो हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर के अलोंग हमने क्या किया, एक बैटरी सप्लाई। क्या किया? बैटरी सप्लाई। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हमने बैटरी सप्लाई लगाया, हम जानते क्या है कि बैटरी क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बैटरी क्या किया, इस कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा, तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। यानी इस मेटल कंडक्टर के अलोंग क्या डेवलप किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? हमें कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। अब इसी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू शिफ्ट। बात समझ आएगी ना, यानी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड दैट शिफ्ट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। That shift is called drift, and the velocity with which electron drift, that velocity is called drift velocity. बात समझ में आ रही है ना, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर रहा है वो ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहा है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इफेक्ट में हो रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है हमेशा? तो जब हम एक सोर्स बैटरी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बैटरी का काम ही है किसी भी अलाउ, किसी भी रजिस्टर या किसी भी कंडक्टर के अलाउ अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो क्या डेवलप करता है? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। इसी शिफ्ट का नाम क्या बोला हम लोग? ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इसी द वेलोसिटी विथ व्हिच इट ड्रिफ्ट इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या सीखा? when electric field is produced across the conductor, then the free electrons under the effect of electric field are started to shift from low potential to high potential. देखिए, from negative इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कर रहा है, यानी from low potential to high potential, then that shift is called drift. यानी इस इलेक्ट्रॉन के इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट ड्रिफ्ट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हुआ हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, जो किसके इफेक्ट में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में। बात समझ में आ रही है ना? अब ध्यान देना है क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या लेंगे? डेरिवेशन, यानी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। चलिए, हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। तो अगर 11th की पोर्शन में अगर जाएं तो वहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये किस केस के लिए? जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट टाइम पे कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? हर टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब हम डायरेक्टली निकालते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यही वेलोसिटी निकालने के लिए अगर ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, कैसा मोशन हो रहा हो? एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वहां पर सिंपली हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं निकाल सकते। तो दो ही चीजें हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी वेरिएबल, यानी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या वेरिएबल, हर टाइम पे अलग अलग है।
तो अगर कांस्टेंट रहता तो हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाल लेते हैं, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है चार्ज पे। और जब भी फोर्स होगा तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यानी यहां पर सबसे पहली बात तो यही ध्यान में रहना चाहिए कि आखिर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारे पास। डेरिवेशन याद नहीं किया जाता, सिर्फ समझना है और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। यानी 11th में जो भी चीजें पढ़ी थी वो बेसिक इसीलिए होता है कि हम डेरिवेशन को आसानी से आगे खुद से कर सके, सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो समझिएगा ध्यान से। सिर्फ वेलोसिटी निकालना है। चलिए, वेलोसिटी के लिए मेरे पास दो इक्वेशन था, एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और नहीं तो एक्सेलरेटेड मोशन। यहां तो एक बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पास वो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, यानी चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हमें ये चेक करना है कि आखिर ये एक्सेलरेशन कैसा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसमें लग क्या रहा है, फोर्स। चलिए गौर कीजिएगा, हमने क्या किया, एक मेटल लिया। इस मेटल की अगर हम बात करें तो इस मेटल में क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है। इस पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, प्लस और माइनस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके ऊपर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, तो पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब बताइए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन F इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, Q इंटू E। क्या पढ़े थे, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला अगर हम बात करें सिंपल मोशन की बात करें तो हमने फोर्स के लिए जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पढ़े थे ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करें हम तो F इज इक्वल टू Q एंड F इज इक्वल टू ma, तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये मास कौन सा मास होगा, तो किस पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से अगर हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में यहां से? तो ये हो गया हमारा A इज इक्वल टू QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ये चेक करेंगे कि ये एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। चलिए ध्यान दीजिए, क्यों चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा हमेशा, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहां बना हुआ है एक जगह पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की हमेशा क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन जो हमें दिख रहा है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और बताइए, अगर आप जानते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन we can use equation of motion, equation of motion। बात समझ आ रही है? अब ये इसका इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा हमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते होंगे और 11th के चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहां मेनली जो बेसिक इक्वेशन है वो 3 इक्वेशन था। फर्स्ट क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, S is equal to ut plus half at square, and third one v square minus u square is equal to 2s। अब ये तीनों जो इक्वेशन है ये हमारे गिवन क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डाटा यहाँ पर गिवन है। चलिए,
एक तो हमारे पास एक्सेलरेशन पता हो गया, ठीक है। चलिए बहुत सोचिए, एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब ये कि जब समय जस्ट स्टार्टिंग था, एट t इक्वल टू 0, मतलब कोई इस वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ था, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं था, क्योंकि बस टाइम इज 0। तो सोचिए उस समय इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम मान सकते हैं t इक्वल टू 0, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, यानी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, u v एंड a, समथिंग मिसिंग, कुछ और मिस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम। गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये प्लस चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ना। अब इसके पास वेलोसिटी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, ध्यान समझिएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, क्या इस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से शिफ्ट करेगा। अगर ये अपने पोजीशन से शिफ्ट करेगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। अगर ये दूसरे को हिट करेगा तो ये एनर्जी दूसरे के इसके पास आएगी ना। चलिए, ये जैसे ही शिफ्ट करना शुरू करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये इसको, इस तरह से यहां से आने वाली एनर्जी कहां तक ट्रांसफर हो जाएगी, इस इंटर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचता, उसके जो रैंडम, उसकी जो वेलोसिटी है, यानी उसका जो वाइब्रेशन है, वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले अपने बगल वाले को हिट किया, उसके पास एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब वो ज्यादा वाइब्रेशन करेगा, ये तीसरे को ट्रांसफर करेगा, ये अगले को ट्रांसफर करेगा, ये अगले ट्रांसफर करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, और ये एनर्जी यहां से इस पर ट्रांसफर हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब सोचिएगा ध्यान से, यहां पर चलिए, तो ये एनर्जी अगर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है तो समझिएगा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं ट्रांसफर किया कि नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव करेगा तो हम जानते क्या है कि यहां पे क्या होगा, कॉलिजन, क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है एक जगह पर, और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वेलोसिटी, इसकी वाइब्रेशन जैसे इंक्रीज करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये इस वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसको हिट करेगा, और इस तरह से सभी की वाइब्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। और इसी कॉलिजन के बीच का टाइम, यानी द टाइम गैप बिटवीन द कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। यानी इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कॉलिजन होगा, इस कॉलिजन के बीच में एक टाइम गैप होगा जिसमें कोई कॉलिजन नहीं होगा, उसी कॉलिजन टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ रही है ना। द टाइम गैप बिटवीन द कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचिए, इसी टी टाउ टाइम तक के लिए इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फिर ये वेलोसिटी जो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट वाले पर, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये इसको हिट करेगा, यानी कि टाउ टाइम तक के लिए इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगी। यानी कि एट व्हेन टी इक्वल टू टाउ, बताइए उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे शिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और टाउ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v d हो गई। बात समझ में आ गई। अब मेरे पास u है, v है, a है, एंड t क्या है, टाउ है। क्या इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस गिवन डाटा को यूज करते हुए, क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v u a t, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a t। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, v जब हमारा vd हो जाता है तो u हमारे लिए क्या है, 0 है, एंड a क्या है हमारे लिए, q e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाइम कितना हो जाता है,
टाउ हो जाता है। तो यहां से हमारे पास VD इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आ गया, QE अपॉन ME इंटू टाउ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गया, VD इज इक्वल टू QE अपॉन ME इंटू टाउ। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन होता है किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से सिर्फ इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कांस्टेंट हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर विद एक्सेलरेटेड मोशन हो तो कैसे करते हैं। और उसी एक्सेलरेटेड मोशन को गौर करते हुए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो हमने एक्सेलरेटेड मोशन को गौर करते हुए हमने पहले फोर्स निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला। तो फिर इसने चेक किया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, और इस तरह से हमारे इक्वेशन में आ गया VD इज इक्वल टू QE अपॉन ME इंटू टाउ। बात समझ में आ गई। चलिए, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला इक्वेशन, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिला QE अपॉन ME इंटू टाउ। क्लियर बात। चलिए थोड़ा समझिए यहां पर, अगर VD का फॉर्मूला हमारे पास फाइनली क्या आया, तो हमारे पास आया QE अपॉन ME इंटू टाउ। अब वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यों ले सकते हैं। अगर हम VD को वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हमें विथ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब गौर कीजिएगा, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट है, तो बताइएगा ध्यान से, क्या यहां पर इक्वेशन में माइनस हो जाएगा। यानी अगर हमें पूछा जाए वेक्टर के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर V इज इक्वल टू माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, वेयर टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को, ये स्केलर वेक्टर, और हमेशा मेनली जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो हमेशा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला विथ वेक्टर पूछा जाए तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर गौर कीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट डेवलप कैसे कर रहा है, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कितना करंट डेवलप किया, क्या समझ में आई ये बातें, नहीं है। क्यों नहीं आई, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कहीं करंट का कोई इक्वेशन ही नहीं दिख रहा है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो दिखा हमें, लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट कितना प्रोड्यूस होगा ये हम नहीं यहाँ देख पाए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कितना करंट डेवलप करेगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आए तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू।